हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ARO एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो विद्यार्थी आज इस क्लास को पूरा ही वॉच करें। सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा बना है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा अयोध्या। तो याद रखिए, अयोध्या जो है पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल बना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको एक दिन बताया था कि दूध उत्पादन के मामले में यदि आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है और दूसरा स्थान आपका राजस्थान राज्य का है। फर्स्ट पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश और सेकंड पोजीशन पर है राजस्थान राज्य। यदि गाय के दूध के उत्पादन के मामले में प्रश्न पूछ लिया जाए, ये पॉइंट बता था, तब हो जाएगा आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में, कुल की बात कर रहा है तो कुल में जो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प 16.21%, जबकि राजस्थान का दूध उत्पादन में जो प्रतिशत है वह है 14.51%। दोनों अच्छे फैक्ट हैं, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 2024 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। 2015 में COP21 के दौरान ही महत्वपूर्ण पेरिस समझौते जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी थी। सही कथन का आपको चयन करना है। यदि आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। केवल 1, 2 दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो याद रखना है कि बाकू अजरबैजान में जो है COP29 का जो आयोजन किया गया था और ये 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि COP21 के दौरान ही महत्वपूर्ण पेरिस समझौते जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी थी वर्ष 2015 में। चलिए, यही आयोग का पैटर्न है। प्रत्येक क्लास को जो है हम आयोग के पैटर्न के अनुसार ही आपको उपलब्ध कराते हैं। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का क्या नाम है? संगम नगर, महाकुंभ मेला, त्रिवेणी नगर, मेलापुरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाकुंभ मेला। तो प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए जिले घोषित किया गया है जिसका नाम है महाकुंभ मेला। इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, भीषम क्या है? यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो सही रहेगा, पोर्टेबल अस्पताल है ये। भीषम एक पोर्टेबल अस्पताल है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो आपने आंसर जो है चुन लिया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोंकण तट जो है ये कहाँ पर है? ये गोवा में आता है, जो कि पूर्वी तट का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी तट का हिस्सा है। जबकि उत्कल उड़ीसा में है, पूर्वी तट का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश ही पूर्वी तट का हिस्सा है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है, ये पूर्वी तट का
हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये गोवा यहाँ पर है, कोंकण तट। पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प केन्या। केन्या जो है अफ्रीका देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, केन्या को इम्पोर्टेंट है। पर्सन नंबर नेक्स्ट देखिए। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। इस काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो आपको बस याद कर लेना है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक वैदिक काल की तुलनाओं में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी और सभा में प्रवेश, और इस काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अनेकांतवाद ये हम जानते ही हैं कि जैन धर्म से संबंधित हैं, और शायदवाद भी। तो ए ऑप्शन राइट होगा। पहला और फोर्थ यहाँ पर सही है, जबकि यहाँ पर शून्यवाद आप सब जानते हो कि इसके प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सरस्वतीवाद इसको भी याद कर लीजिए, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ भारत में स्थित नहीं है? रामपुरवा स्तंभ, लोहरिया नंदनगढ़, टोपरा स्तंभ, रोमन देय स्तंभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यदि आपने फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पर हटाया है तो यही आंसर रहेगा, केवल फोर सही है। तो डी ऑप्शन राइट है। रोमन देय स्तंभ ये नेपाल देश में है। किस देश में है ये? नेपाल देश में है। जबकि रामपुरवा स्तंभ और लोहरिया नंदनगढ़ ये दोनों स्तंभ जो है आपके बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में है। और बिहार के भी आपको याद रखना है पश्चिम चंपारण में है बिहार के। टोपरा स्तंभ इसका पूरा नाम क्या है? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ है। ये टोपरा जो है ये हरियाणा में था, और इसको जो है वहाँ से लाया गया था, दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। किसके द्वारा इसको लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको जो है लाया गया था। चलिए, जो चीज़ जानकारी थी मैंने यहाँ पर दी है, और ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इनके पहले गुरु थे अलार कलाम। और सेकंड वाले को देखिए, अलार कलाम का संबंध केशुपत्र के कलाम गणराज्य से था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। तो सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? बुद्ध से है, बौद्ध धर्म से है। और सांख्य दर्शन का ही संबंध जैन धर्म से भी है। तो ये याद कर लेना आपको, केशुपत्र के कलाम गणराज्य से संबंध था अलार कलाम का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कणार कहा गया है। अभिकथन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। जल में हाइड्रोनियम आयनों के बनने से जलीय घोल में
H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो कूट का प्रयोग करना है आपको और देखना है, देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो अभिकथन भी सही है दोस्तों, कारण भी सही है और ये सही व्याख्या भी इसकी कर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प। तो एक अच्छा प्रश्न है, कॉपर सल्फेट। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, जल में जब इसको घोला जाता है तो H2O, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा और दोस्तों CuOH का होल 2 बनेगा। तो H2SO4 क्या है, ये आपका अम्ल है, परबल अम्ल है ये। तो यही आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। आप सब इस बात को जानते भी होंगे और ये H+ आयन देता है, कि आप सब जानते हो, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। 7 पर उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है उसको क्या कहा जाता है, क्षारीय कहा जाता है और जिसका pH मान 7 से कम होता है उसको अम्लीय कहा जाता है। ठीक है, एसिड बेस का क्वेश्चन था ये, अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। एनोर, पारादीप, वधावन, तुतिकोरिन। तो आसानी से आपने आंसर चुन लिया होगा, सी राइट है, वधावन। ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, तो ये पश्चिमी तट का हिस्सा है, जबकि एनोर तमिलनाडु राज्य में है और तुतिकोरिन भी तमिलनाडु राज्य में ही है और पारादीप आप जानते ही हो कि ये उड़ीसा राज्य में है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। ओजोन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करके ही सही उत्तर का चयन करना है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो पहले वाला कथन सही होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराग दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर हुआ था। तो पहला तो सही है, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं बनेगा, आपको चुनना है कौन सा आंसर आएगा। यदि आपने बी चुना है तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए ओजोन परत में सर्वप्रथम जो सुराग देखा गया था वो देखा गया था उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सबसे ज़्यादा दिल्ली का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र दिया गया है, बिहार राजस्थान दिया गया है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य दिया गया है। आपको चुनना है किन दो राज्यों को मिलाकर के जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है। तो ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ कुछ है और महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ कुछ है। इन दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो 30 करोड़ से अधिक की जनसंख्या इन दोनों राज्यों में आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 17 है, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना, वर्गीकरण से संबंधित है। इसे किसके रूप में जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प, पेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको, पेट्रोलॉजी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। घाघर नदी दिया गया है, लूनी, गोमती, सोन,
कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। लूनी नदी जो है अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है, और घगर नदी भी। तो ये दोनों ही नदियाँ ऐसी नदी हैं जो कि लुप्त हो जाती है। अंतर्देशीय जल निकासी का अर्थ होता है जो नदियाँ चलते चलते बीच में ही लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती है, उसी को कहा जाता है अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली। लूनी नदी राजस्थान के कच्छ में जाकर लुप्त हो जाती है। घगर नदी यह भी राजस्थान के थार रेगिस्तान में जा कर के चल कर के लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और तो एक अच्छा प्रश्न था ये। अंतर्देशीय इनलैंड ड्रेनेज क्या कहा था इसको? इनलैंड ड्रेनेज इसको बोला जाता है, आंतरिक जल प्रवाह। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया है। एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर ये 3 पॉइंट आएंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जो नवीनीकरण होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, ये इसके अंतर्गत आती है, और सड़कें आती हैं, पुस्तकालय भी आती हैं। बस ये नहीं आता है सी वाला पॉइंट, यानी उच्च शिक्षा। अच्छा प्रश्न था, कितना अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है। सेशन पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और जो लाइक करते हैं विद्यार्थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि इससे मोटिवेशन बना रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है। विचार कीजिए कि भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या तमिलनाडु है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैंगनीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। क्या ये भी गलत है यहाँ पर? नहीं, ये आपका सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए कुछ प्रश्न तो लॉजिक से भी करने होते हैं। मैंगनीज भंडारण, मैंगनीज क्या है? आपकी धातु है। ठीक है, और धातु अधिकतर पाई जाती है धारवाड़ प्रणाली। तो धारवाड़ प्रणाली का संबंध किससे है? धातु से है। तो इस माध्यम से भी आपको इसको हल कर सकते थे। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है। कौन कौन जो कर्नाटक में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड, अट्टी गोल्ड फील्ड, रामगिरी गोल्ड फील्ड। यदि आपने तीसरा ऑप्शन चुना है, यदि आपने डी ऑप्शन चुना है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। केवल 1-2 सही है। कोलार की खान और अट्टी की खान कर्नाटक राज्य में है ये, और ये गोल्ड के लिए जाने जाने वाली खानें हैं। जबकि रामगिरी गोल्ड फील्ड ये आपकी जो खान है आंध्र प्रदेश राज्य में है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 21 के बाद 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है उसका किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। तो याद कैसे रखें? आश्रम बने होते हैं, उनके ऊपर जो इस प्रकार एक छान पड़ी होती है, तो छान से याद रखना है बस। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। तो पुत्री को दुख का कारण बताया गया है, पुत्र को क्या बताया गया होगा? पुत्र को तो सुख का कारण बताया गया होगा ना। चलिए, और पुत्र को जो है परिवार का, पुत्र को परिवार का इसमें रक्षक माना गया है, या रक्षक इसको कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त का निम्नलिखित में से कौन सा तैथिक क्रम आरोही क्रम सही है? तो आरोही क्रम के अनुसार इन घटनाओं को आपको लगाना है। मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 में, मालाबार केरल। बारदोली ये कब हुआ था?
तो ये सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1928 में। 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 सब जानते हैं। नमक सत्याग्रह तो मार्च 1930। तो तीसरे वाला पॉइंट पहले आएगा 1917, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर मोपला विद्रोह आएगा, फिर आपका जो है बारदोली आएगा, फिर आएगा नमक सत्याग्रह आंदोलन। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अक्रिय गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। रेडोन गैस वायुमंडल में पाई जाने वाली एक प्रमुख अक्रिय गैस है। सही उत्तर आपको चुनना है। यदि आपने बी चुना है तो ये गलत होगा भाई। केवल यहाँ पर पहला पॉइंट सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अक्रिय गैस जिनको नोबल गैस भी कहा जाता है, शून्य वर्ग में इनको रखा गया है आवर्त सारणी में। रेडोन गैस ये वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस नहीं है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जबकि अन्य अक्रिय गैसें हैं जैसे कि हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन, अन्य गैसें हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडोन गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये एक ऐसी गैस होती है जो कि वाष्पित होकर ही गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये मैथ का प्रश्न है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल न बचे, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको मैथ रीजनिंग की एक क्लास उपलब्ध कराई थी। हालांकि कुछ विद्यार्थी ने उसको देखा भी है, और जो नए विद्यार्थी हैं या जिन्होंने नहीं देखी है उस क्लास को जरूर देखिएगा। मैथ भी हमारे पोर्शन का हिस्सा है। आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। कुछ पर्सन ईजी होते हैं, यदि आप कर दोगे तो प्लस पॉइंट ही आपको मिलेगा। अब यही पर्सन देख लीजिए, आसान है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। और देखिए वो वीडियो जो है बूस्ट नहीं हुई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो हमारे सब्सक्राइबर कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं, तो रिक्वेस्ट है भाई उस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, या कहीं पर भी उसको लगा दीजिए, उसका लिंक लगा दीजिए ग्रुप में, व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम में। ठीक है दोस्तों, इतना काम आपको कर देना है। देखिए इस प्रश्न को 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। ये बात तो सत्य है, चाहिए आप करके देख भी लीजिएगा। यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से छोड़िए 6 से कर लेते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम से 6 दूनी 12, यहाँ पर देखें 9 शेष बचेगा, पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। परंतु 6 से डिवाइड करेंगे ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और डी वाला भी हो जाएगा, 3 शेष इनमें बचेगा। तो ईजिली तरीके से आप इसको कर सकते हो। केवल लास्ट वाला पॉइंट आपको लेना है, 9 से विभक्त करना। और 9 से विभक्त करने का क्या रूल है मैं आपको बता देता हूँ। दी गई संख्या के अंकों का योग करना होता है। जैसे कि 123 दिया गया, इसका आप योग कीजिए, 1, 2, 3, जैसे जोड़ेंगे इसको कितना आएगा, ये 6 आएगा। क्या 6 9 से विभक्त हो जाएगी? नहीं होगी ना, तो ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, जब इनके अंकों का योग करोगे आप, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 नहीं कटेगा तो इसको भी हटा दीजिए। अब डी वाला आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बताइए जो राइट साइड के विद्यार्थी वो भी इसको कर सकते हैं। कुछ छोटे पर्सन होते हैं जो आप कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं है। वैसे तो हम इसको कैसे कर सकते थे, एलसीएम लेकर के हल कर सकते थे, परंतु उस मेथड से नहीं कीजिए, संख्या वाले मेथड से आप इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कह रहा है तो आंसर भी सी रहेगा, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। जल संरक्षण की तकनीकी है, अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यदि आपने डी चुना है तो सही रहेगा, जोहड़। तो जोहड़ या तालाब जो होते हैं वो जल संरक्षण की तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आपको ये नाम याद रखना है, बावली और खतरी, नाम आपको याद कर लेना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो उचित लगे उस पॉइंट को नोट किया करो भाई। हम नोट नहीं करते हैं और उसका रिवीजन नहीं करते हैं, तब जा कर के छोटे पर्सन भी एग्जाम में आते हैं तो उनमें कुछ विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या रहेगा। और जबकि छोटे पर्सन ही गलत नहीं करने हैं,
क्योंकि वही प्लस पॉइंट होते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन तो कोई भी विद्यार्थी गलत कर सकता है, परंतु छोटा क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो हम जो है मेरिट से थोड़ा पीछे हटते हुए चले जाते हैं। छोटे पर ज़्यादा फोकस रखना है। चलिए, जो कहा जाए उसको आप नोट कर सकते हो। इस प्रश्न को देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। पहले कथन में क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। फिर सेकंड वाले में कह रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृतक जैव का द्रुत अपघटन होता है। कौन सा कथन सही है? यदि आपने डी ऑप्शन चुना है तो सही है। पहला कथन गलत है, किंतु सेकंड कथन यहाँ पर सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय वनों में जब वर्षा होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी का जो है कटाव होता रहता है, वो बहती रहती है, तो पोषक तत्व कहाँ से उसमें विद्यमान हो जाएंगे, नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृतक जैव पदार्थ का द्रुत मतलब होता है तेज अपघटन होता है। तो तेजी से वहाँ पर जो है अपघटन होता है, जो मृतक जैव पदार्थ वहाँ पर विद्यमान होते हैं। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। 29वां प्रश्न है, देख लीजिए, मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में घास के मैदान दिए गए हैं। पुस्ताज घास का मैदान जो कि अर्जेंटीना में है, ए का 3 आएगा, ए का 3 केवल ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। पुस्ताज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डांस घास का मैदान जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो डी ही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 30 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सेशन जरा भी पसंद आए, आपको लगे कि सर जी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है भाई। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी क्लास होती है वो ऑथेंटिक होती है। और हिंदी के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से आप हिंदी को भी वॉच करते रहिएगा। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा, लूनी, सुक्री। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। गंगा की सहायक नदी नहीं है पेनगंगा। पेनगंगा हमने कहीं साइड में बताया आपको, ये गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा अन्य नदियाँ हैं। और लूनी नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखना है, सुक्री, इम्पोर्टेंट है ये। और इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।